सीताराम गांव में आलू टिक्की और गोलगप्पे बेचता था। उसकी आलू टिक्की और गोलगप्पे दूर दूर तक फेमस थे। आइए आइए, गरम गरम आलू टिक्की और ठंडे ठंडे गोलगप्पों का मजा लीजिए। आइए आइए। सीताराम के दो बेटे थे, मालू और चमन। मालू जहाँ मेहनती और ईमानदार था, वहीं चमन आलसी और चालाक था। मालू और चमन, बाजार चले जाओ, आलू की बोरी और बतासे खरीद कर ले आना। पिताजी, आज मेरा पेट ठीक नहीं है, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मालू, तू बाजार जा और सामान खरीद कर ले आ। कुछ साल बाद जब सीताराम बूढ़ा और बीमार हो गया, तो कारोबार के बंटवारे की बात आई। सीताराम ने आलू टिक्की का कारोबार मालू को सौंप दिया और गोलगप्पे का कारोबार चमन को सौंप दिया। मालू और चमन, मेरे लिए तुम दोनों एक समान हो, इसलिए मैंने कारोबार के बंटवारे में कोई भेदभाव नहीं किया है। तुम दोनों अपना अपना कारोबार खूब मन लगाकर करना। मेरी इच्छा है बेटों कि मैं तुम दोनों की शादी एक साथ एक मंडप में ही करूं। जैसी आपकी आज्ञा पिताजी। दोनों बेटों मालू और चमन की शादी तय कर दी गई। मालू की बहू का नाम पुष्पा था और चमन की बहू का नाम विमला। मालू ने अपनी आलू टिक्की की दुकान संभालनी शुरू कर दी। उधर चमन घर पर आराम करता या दोस्तों से गप्पे लड़ाता और उसकी पत्नी गोलगप्पों की दुकान संभालती। आलसी चमन भले ही दुकान पर काम ना करता हो, लेकिन दूसरों की जमीन जायदाद हड़पने के मामले में उसका दिमाग बहुत तेज चलता था। चमन मालू का कारोबार हड़पने के बारे में सोचने लगा। इस मामले में उसकी पत्नी ने भी उसका साथ दिया। किसी तरह मालू की आलू टिक्की का धंधा हमारे हाथ लग जाए तो मजा ही आ जाए। बैठे बैठे दिमाग ही चलाते रहोगे या कुछ करोगे भी? चमन को पता था कि मालू हर रोज सुबह आलू की बोरी लेने मोटरसाइकिल से बाजार जाता है। चमन ने एक रात चुपचाप मोटरसाइकिल के ब्रेक्स फेल कर दिए। अगले दिन मालू तेज स्पीड में गाड़ी चला रहा था, ब्रेक्स नहीं लगे और उसका एक्सीडेंट हो गया। इसी समय चमन ने मालू की दुकान को अपने कब्जे में ले लिया। मालू की बहू पुष्पा हॉस्पिटल में व्यस्त रह गई। वो कोर्ट कचहरी के चक्कर कहाँ से लगाती। पुष्पा ने अपने ससुर से कहा, पिताजी, आप एक बार चमन भाई साहब से कह दीजिए कि वे हमारी दुकान छोड़ दें। मैं हॉस्पिटल में अपने पति को संभालूं या चमन भाई साहब पर केस ठोककर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाऊं। मालू के इलाज के लिए डॉक्टर ने 1 लाख रुपए मांगे हैं। मैं उनका इंतजाम नहीं कर पा रही हूँ। चमन मेरी एक नहीं सुनता बेटी। मैंने उसे बहुत समझाया, पर वो मेरे हाथ से निकल चुका है। लेकिन उसे अपने बुरे कर्मों का फल कभी न कभी जरूर चुकाना होगा। तो पिताजी, मैं तो इस तरह सड़क पर आ जाऊंगी। आज चमन भाई साहब ने दुकान छीनी है, कल वो हमारा घर भी छीन लेंगे। दरवाजा बंद करो बहू, मैं तुम्हें एक गुप्त जानकारी देना चाहता हूँ। बहू ने दरवाजा बंद किया। तब सीताराम ने उससे कहा, मेरे पास एक 5 बीघे का खेत है। ये खेत मैंने ऐसे ही समय के लिए बचा कर रखा था। मैंने अपनी वसीयत में वो 5 बीघा खेत तुम्हारे नाम कर दिया है। तुम चाहो तो वहीं पर झोपड़ी डालकर भी रह सकती हो। सीताराम ने पुष्पा बहू को खेत का पता बता दिया। ये एक गोभी का खेत था। चमन को कुछ पता ना लगे, इसलिए पुष्पा चुपचाप ही कुछ सामान लेकर खेत पर चली गई। पुष्पा बहुत मेहनत से गोभी की फसल उगाने लगी। बाकी समय हॉस्पिटल में जाकर अपने पति की देखभाल करती। वैसे तो पुष्पा के खेत की गोभी शहर की मंडी में जाती थी और फिर लोगों के पास जाती थी, लेकिन धीरे धीरे शहर से लोग सीधे गोभी लेने पुष्पा के पास आने लगे। बहन जी, आपके खेत की गोभी बहुत स्वादिष्ट बनती है। मुझे 5 किलो गोभी दे दीजिए। 10 किलो गोभी मुझे भी चाहिए और 10 किलो कल लेने आऊंगा, तैयार रखिएगा। शहर से आए लोगों की वजह से पुष्पा की अच्छी कमाई होने लगी। अगर इसी तरह कमाई होती रही तो मैं 1 लाख रुपए इकट्ठे कर लूंगी, फिर मेरे पति का इलाज हो जाएगा।
एक दिन पुष्पा जब सुबह सुबह अपने खेत पर गई तो वहाँ एक विशाल राक्षस मौजूद था। मैं चंद्रमा से आया हूँ। सुना है तुम्हारी गोभी बहुत स्वादिष्ट होती है। तुम मुझे और मेरे भाइयों को गोभी बनाकर खिलाओ। मेरे पास तुम्हें गोभी बनाकर खिलाने का टाइम नहीं है, यहाँ से चले जाओ। मैं जो ऑर्डर देता हूँ उसे पूरा करना होता है। राक्षस ने पुष्पा के खेत की 10 किलो गोभी और पुष्पा को उठाया और उड़ाकर चंद्रमा पर ले गया। पुष्पा ने देखा चंद्रमा पर और भी राक्षस मौजूद है। जल्दी से गोभी की सब्जी और पूड़ियाँ बनाओ। जितनी जल्दी अपना काम खत्म कर लोगी उतनी जल्दी मैं तुम्हें पृथ्वी पर छोड़ आऊंगा। तुम समझते क्यों नहीं? पृथ्वी पर मेरे पति बीमार हैं। ज्यादा बकबक मत करो, जल्दी से ऑर्डर पूरा करो। पुष्पा ने मजबूरी में गोभी की सब्जी और पूरियां तैयार की। राक्षसों ने खूब छक कर खाया। वाह बेटी पुष्पा, मजा आ गया। तेरी गोभी वाकई बहुत स्वादिष्ट है। हम राक्षस लोग मिलकर तुझे कुछ देना चाहते हैं। राक्षसों ने पुष्पा को एक जादुई दीवार और चांद पर जमीन का एक टुकड़ा दिया। इस दीवार में घुसकर तुम चांद पर जा सकती हो। चांद पर हमने तुम्हें जमीन दी है, तुम उस जमीन पर खेती कर सकती हो। हमारे पास ढेर सारा सोना भी है, तुम चाहो तो सोना ले जा सकती हो। पुष्पा ने सोना लेने से इनकार कर दिया। मैं सिर्फ अपनी मेहनत की कमाई खाती हूँ। राक्षस पुष्पा की ईमानदारी देखकर बहुत खुश हुए। राक्षस द्वारा दी गई दीवार का प्रयोग करके पुष्पा अपने घर लौट आई। घर आकर उसे पता लगा कि चमन ने उसके गोभी के खेत पर भी कब्जा कर लिया है। तुझे क्या लगता था पुष्पा कि तू खेत को मुझसे छुपा लेगी? मेरे कान बहुत दूर की सुन लेते हैं। जब गोभी का खेत भी छिन गया तो पुष्पा निराश नहीं हुई और ना ही कोर्ट कचहरी गई, क्योंकि उसके पास चांद पर खेत था। पुष्पा जादुई दीवार से रोजाना चांद पर जाती और खेत में गोभी उगाती। पुष्पा ने 1 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए और अपने पति मालू का इलाज करा लिया। लेकिन किसी तरह चमन को पुष्पा की जादुई दीवार और चांद पर खेती के बारे में पता लग गया। चांद पर खेती? मैं भी चांद पर जरूर जाऊंगा और ढेर सारी जमीन पर खेती करके खूब सारे पैसे कमाऊंगा। एक रात जब पुष्पा के घर पर सब लोग सो रहे थे तो चमन पुष्पा के कमरे में घुस गया और जादुई दीवार से चांद पर पहुंच गया। उस समय सारे राक्षस सो रहे थे और राक्षसों के पास ढेर सारा सोना पड़ा हुआ था। सोने को देखकर चमन के मन में लालच आ गया। उसने बोरियों में सोना भरा और ले जाने लगा। लेकिन तभी राक्षसों का सरदार जाग गया। अरे भाइयों उठो, ये आदमी हमारा सोना चुराने आया है। मुझे माफ कर लो, मैं ये सोना यहीं रख देता हूँ। तुझे माफी नहीं मिलेगी। तूने पुष्पा पर खूब अत्याचार किए हैं। मैं तुझे कुत्ता बना दूंगा। राक्षसों ने चमन को एक कुत्ता बना दिया और पृथ्वी पर छोड़ दिया। चमन कुत्ते के रूप में जब घर पहुंचा तो उसकी बीवी ने उसे डंडा मारकर घर से बाहर भगा दिया। रमेश का गांव में ढाबा था। इस ढाबे को उसका पूरा परिवार संभालता था। उसकी पत्नी पराजक्ता और बेटी मीना खाना पकाया करते थे और वो और उसका बेटा शुभम ग्राहकों को संभाला करते थे। पर गांव में उनका ढाबा कुछ खास चल नहीं रहा था, इसीलिए रमेश परेशान था। प्राजक्ता, ऐसे कैसे चलेगा? हमारे गांव के ज्यादातर लोग शहर में चले गए हैं। दिन ब दिन हमारी आमदनी घटती जा रही है। अभी मीना की शादी के लिए भी पैसे इकट्ठे करने होंगे। आप फिक्र मत कीजिए, भगवान है, वो हमारी जरूर मदद करेंगे। हाँ, अब उनसे ही आशा है। हम तो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। रमेश और पराजक्ता की बातें उनके बेटे शुभम ने सुन ली और वो सोचने लगा। मुझे कुछ भी करके माँ पापा की मदद करनी होगी। और ऐसे ही सोचते सोचते वो चलते चलते नदी के किनारे आ गया। शुभम का गांव एक नदी के किनारे था और यही नदी
उसके गांव को कई और गांव से जोड़ा करती थी। शुभम अपनी नाव में बैठ गया और चप्पू चलाने लगा। पापा बोल रहे थे कि हमारे गांव के अधिकतर लोग शहर जा चुके हैं, पर आसपास के गांव में तो लोग हैं ना, हम अपना खाना उन्हें बेच सकते हैं, पर कैसे? वो सोच ही रहा था कि तभी उसका ध्यान एक दूसरी नाव पर चाय बेच रहे आदमी पर गया। चाय ले लो, चाय चाय, बस 5 रुपए, चाय ले लो। काका मुझे एक चाय देना। शुभम उस नाव के नजदीक गया और उसने देखा कि चाय वाले ने अपनी नाव में चूल्हा लगा रखा था और वहीं चाय बनाकर बेच रहा था। काका ये तो आपने बहुत सही किया है, नाव पर चाय, कमाल है। पहले मैं भी दुकान में चाय बेचता था बेटा, पर इतनी आमदनी नहीं हो रही थी, तो सोचा नाव पर बेचूं, और मेरा फैसला सही निकला। अब सुबह निकलता हूँ और एक गांव से दूसरे गांव दिन भर चाय बना बना कर बेचता रहता हूँ। धन्यवाद काका। किस लिए? मेरी मदद करने के लिए। शुभम ने नाव मोड़ ली और वापस अपने गांव पहुंच गया। अब पापा, अब मुझे एक रास्ता मिल गया है। कैसा रास्ता बेटा? आमदनी बढ़ाने का। पापा, हम नाव पर खाना बेचेंगे। क्या? हाँ माँ, अभी मैं नदी पर गया था, वहाँ एक काका नाव पर चाय बेच रहे थे और वो बोल रहे थे कि दिन भर चाय बिकती रहती है उनकी। वो कभी इस गांव में तो कभी उस गांव में चाय बेचते रहते हैं। उनकी आमदनी भी कई गुना बढ़ गई है। पापा, हमें भी उन काका की तरह खाना नाव पर ही बेचना चाहिए। पर ये कैसे होगा? हो सकता है नाव पर छोटा गैस वाला स्टोव लगाकर लोगों को गरम गरम खाना मिलेगा और हम कई गांव में पहुंचकर अपनी आमदनी भी बढ़ा सकते हैं। वैसे आइडिया तो अच्छा है बेटा, हम कोशिश कर सकते हैं। बस कुछ चीजें खरीदनी पड़ेंगी। शुभम का आइडिया उसके पूरे परिवार को बहुत पसंद आया था। वो सब लोग नाव पर ढाबा खोलने के लिए तैयार थे। रमेश और शुभम ने बाजार जाकर छोटे गैस वाले स्टोव खरीद लिए और फिर उन्होंने अपनी नाव पर स्टोव और बर्तनों को सेट कर लिया। यहाँ पराजक्ता और मीना ने आधे से ज्यादा खाना बनाने की तैयारियां कर ली और फिर सारा तैयार सामान लेकर पराजक्ता और मीना नाव के पास पहुँचे। सभी ने भगवान से प्रार्थना की और अपनी नाव में निकल पड़े। दूसरे गांव के नजदीक पहुंचते ही खाना, स्वादिष्ट खाना, सब्जी, रोटी, पनीर, दाल, चावल, जो चाहिए सब मिलेगा। रमेश ने नाव किनारे ले ली और कुछ लोग उसकी नाव की ओर आए। अरे भाई, ये नया क्या है? ये नया ढाबा है। यहाँ आपको खाना मिलेगा, वो भी गरम गरम, कम दामों में। अच्छा, क्या क्या है खाने में आपके पास? दाल तड़का, चावल, पराठा, पनीर मखनी, गोभी की सब्जी, रोटी, छोले, पूरी भाजी। अरे बाप रे, इतना सब कुछ! अब मुझे तो 2 पराठे और पनीर की सब्जी दे दो भाई। जी। मीना ने पनीर की सब्जी गरम की और पराजक्ता ने पराठे बना दिए। कितना हुआ? बस 70 रुपए भैया। अरे वाह, किफायती है। हमारे गांव के होटल में इतने के 120 रुपए लग जाते हैं। दाम सुनकर कई और ग्राहकों ने ऑर्डर दिए। दाल तड़का और जीरा राइस पार्सल कर दो भाई। मुझे 2 पूरी भाजी दे देना। जी भैया। पराजक्ता और मीना फटाफट खाना बनाने लगी और रमेश और शुभम ग्राहकों को परोसने लगे। पहले दिन ही गांव में उन्हें 8-10 ग्राहक मिल गए। जब ग्राहक आना खत्म हुए तो रमेश ने नाव चलाना शुरू कर दिया। वो लोग अगले गांव रुके और यहाँ भी एक एक करके कई ग्राहकों ने उनसे खाना खरीदा और फिर उसके अगले गांव। ऐसा करते करते शाम तक रमेश का तैरता ढाबा 8 गांव में घूम चुका था। प्राजक्ता, आज एक दिन की कमाई 4000 रुपए हुई है। ये तो हमारे ढाबे पर हफ्ते भर में नहीं होती। हाँ शुभम, तुम्हारा ये आइडिया कमाल का है। अब से हम रोज ज्यादा खाना तैयार करके आएंगे। जी पापा, मुझे यही उम्मीद थी। अब हमें आदमियों की सोचने की जरूरत नहीं है।
हमारी मेहनत को दिशा मिल गई है। हमें ऐसे ही मेहनत करना जारी रखना होगा। हाँ, फिर क्या था, रमेश का परिवार रोज कड़ी मेहनत करने लगा। वो लोग नाव से गांव-गांव घूमकर खाना बेचने लगे। सभी खुश थे, लेकिन उनकी ये प्रगति रमेश के गांव में रह रहे भानु से देखी नहीं गई। भानु रमेश से जलता था। मुझे इस रमेश का कुछ न कुछ करना ही चाहिए, वरना ये मुझसे भी ज्यादा पैसे कमाएगा। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। रात के अंधेरे में भानु ने रमेश की नाव तोड़ दी। अब देखता हूँ तुम लोग कैसे नाव पर खाना बेचते हो। रमेश और उसका परिवार जब नदी किनारे पहुंचा तो अपनी नाव की ये हालत देखकर परेशान हो जाते हैं। अब हम क्या करेंगे पापा? नाव तो बिल्कुल टूट चुकी है। अरे हम इतना सारा खाना कहाँ बेचेंगे? गांव का एक बूढ़ा बुजुर्ग उनकी ये सारी बातें सुन रहा था। बेटा, तुम लोग मेरी नाव ले जाओ। मैंने तुम सबकी मेहनत देखी है और तुम्हारी वजह से कई लोगों को अच्छा खाना भी मिलता है। ये अच्छा काम रुकना नहीं चाहिए। तुम जब तक चाहो मेरी नाव इस्तेमाल कर सकते हो। वैसे भी दिन भर नाव चलाकर क्या ही कमा लेता हूँ मैं। धन्यवाद काका, आपने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। एहसान नहीं बेटा, इसे तुम मेरी मदद समझ लो। काका की नाव उनकी नाव से बड़ी और बेहतर थी। शुभम और रमेश ने उस बड़ी नाव में गैस स्टोव लगाया और ढेर सारा तैयार खाना भी रख लिया और फिर वो लोग निकल पड़े। रोज की तरह वो लोग अलग अलग गांव में रुककर खाना बेचने लगे। ग्राहक बढ़ गए थे और उनकी आमदनी भी। शाम के समय वो लोग अपने गांव लौटे और रमेश उस बूढ़े आदमी के घर गया। काका, आज आपकी वजह से मैं खाना बेच पाया। आपकी दया के लिए शुक्रिया। इसे कबूल कीजिए। हमारी कमाई बहुत अच्छी हुई है और उसके आप भी हकदार हैं काका। पहली बार कोई मुझे नाव नहीं चलाने के पैसे दे रहा है। 40 सालों से बस नाव चलाकर ही पैसे कमाता आया हूँ। अब बुढ़ा हो चुका हूँ, शरीर साथ नहीं दे रहा है। सोच रहा था कि नाव बेच ही दूं। नहीं काका, आपको नाव बेचने की जरूरत नहीं है। हम आपकी नाव चलाएंगे और आपको रोज आपकी नाव का किराया भी दे देंगे। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। बूढ़े आदमी ने रमेश को नाव देकर उसकी मदद की और रमेश ने बूढ़े आदमी को रोज किराया देने की बात करके उनकी मदद की और यूं ही ये मदद का सिलसिला चलता रहा। और शायद इसी अच्छाई की वजह से दिन ब दिन रमेश के तैरते ढाबे की आमदनी बढ़ती जा रही थी। और ये देखकर भानु तिलमिला गया। वो रमेश का बुरा करना चाहता था, पर अनजाने में उसने ही रमेश का भला कर दिया। 1 साल बाद रमेश ने अपनी बेटी मीना की शादी भी बड़ी धूमधाम से करवा दी और भानु अब भी रमेश को देखकर जलता भुनता रहता। रमेश और उसके परिवार की मेहनत रंग लाई। हमारे देश में जिस तरह से 4 धाम प्रसिद्ध है, उसी तरह से श्रीखंड गांव अपने यहाँ की खूबसूरत पहाड़ियों और श्रीखंड देवता के लिए प्रसिद्ध है। दूर दूर से लोग श्रीखंड देवता के दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। इसी तरह एक दिन रॉबर्ट डिसूजा यहाँ घूमने के लिए आता है। अरे वाह, मैंने तो उस गांव के बारे में जितना सुना था, ये तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। इसीलिए लोग यहाँ आने के लिए बेताब रहते हैं। मन तो कर रहा है गांव में अपना एक घर बनाऊं। रॉबर्ट गांव के चारों तरफ पहाड़ियों को देखने के लिए निकल पड़ता है, जहां पहुंचकर उसे बहुत अच्छा महसूस होता है। वाह, इतनी खूबसूरत पहाड़ियाँ तो मैंने सपनों में भी नहीं देखी है। आज तो बहुत घूम लिया, मजा भी बहुत आया, पर अब बहुत जोरों की भूख लगी है। अगर जल्दी से खाना नहीं मिला तो चक्कर ही आ जाएंगे।
हे भगवान, कहीं आसपास अच्छा खाना मिल जाए तो मजा आ जाए। रॉबर्ट खाने की तलाश में निकल पड़ता है। रॉबर्ट को एक ढाबा दिखाई देता है। लगता है पहाड़ी रेस्टोरेंट है, जाकर देखता हूँ, कुछ ना कुछ तो खाने के लिए मिल ही जाएगा। रॉबर्ट ढाबे के अंदर जाता है। क्या कुछ खाने के लिए मिलेगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बहुत कुछ मिलेगा। क्या चाहिए आपको? यहाँ पर क्या अच्छा मिलता है? यहाँ पर तो सब कुछ अच्छा ही मिलता है। आप एक बार हमें सेवा करने का अवसर तो दीजिए। ठीक है, 2 आलू पराठे लेकर आओ। रॉबर्ट टेबल पर बैठ जाता है। कुछ देर में शिव प्रसाद रॉबर्ट के लिए आलू का पराठा बनाकर देता है। देखते ही देखते ढाबे में बहुत सारे ग्राहक आते हैं। यहाँ तो ग्राहकों की भीड़ लग गई। लगता है इस गांव में कोई दूसरा रेस्टोरेंट नहीं है। अगर मैं यहाँ अपना एक रेस्टोरेंट खोल दूँ तो बहुत पैसे कमा सकता हूँ। रॉबर्ट जल्दी से अपने पराठे खत्म करके और शिव प्रसाद को पैसे देकर यहाँ से सीधे शहर के लिए निकलता है और वहाँ से कर्जा लेकर यहाँ पर एक रेस्टोरेंट बनाता है। आ जाओ, नया रेस्टोरेंट खुला है। बहुत से लोग रॉबर्ट के रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आते हैं, पर उनको यहाँ का खाना कुछ खास पसंद नहीं आता और वो लोग खाना खाने के लिए शिव प्रसाद के ढाबे पर जाते हैं। ये देखकर रॉबर्ट को बहुत गुस्सा आता है। वो शिव प्रसाद के पास जाता है। देखो, मैंने इस गांव में एक नया रेस्टोरेंट खोला है। बधाई हो भाई साहब, तुम्हारे इस ढाबे की वजह से लोग मेरे रेस्टोरेंट में नहीं आ रहे हैं, पर इसमें मेरी क्या गलती है? अपना ये ढाबा बंद कर दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। देखिए भाई साहब, ये हमारे पूर्वजों का बनाया हुआ ढाबा है, इसी से हमारी रोजी रोटी चलती है। अगर इसको बंद कर दूंगा तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। शिव प्रसाद की बातें सुनकर रॉबर्ट गुस्से में यहाँ से चला जाता है और अपने मन में सोचता है, लगता है ये ऐसा नहीं मानेगा। अब इसको कुछ अच्छा सा सबक सिखाना पड़ेगा। शिव प्रसाद के ढाबे को तोड़ देता है और जेसीबी से उसको पहाड़ी के पीछे फेंक देता है। अब आएगा मजा। जब बांसुरी नहीं रहा तो बांसुरी कहाँ से बजेगी? अब मेरा रेस्टोरेंट अच्छे से चलेगा और मैं बहुत सारे पैसे कमा लूंगा। रॉबर्ट बहुत खुश था। उसे लग रहा था कि ढाबा टूट जाने से अब सभी लोग उसके रेस्टोरेंट में ही खाना खाने आएंगे, पर उसे ये नहीं पता था कि उसकी ये चाल उस पर ही उल्टी पड़ने वाली है। अगली सुबह जब शिव प्रसाद ढाबे वाली जगह पर पहुंचता है तो देखता है कि ढाबा वहाँ पर नहीं है। अरे, मेरा ढाबा कहाँ चला गया? मैं तो लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया। शिव प्रसाद इधर उधर ढाबे को ढूंढने लगता है और ढूंढते ढूंढते पहाड़ी पर पहुंच जाता है, जहां पर उसका ढाबा टूटा हुआ पड़ा है। वो उसे देखकर जोर जोर से रोने लगता है। ये मेरे पूर्वजों की निशानी थी, ये सब कैसे हो गया? दूसरी तरफ श्रीखंड भगवान एक फकीर बाबा का वेश बनाकर यहाँ घूमने के लिए आते हैं। वो सबसे पहले रेस्टोरेंट में जाते हैं। बहुत भूख लगी है बेटा, कई दिनों से खाना नहीं खाया, कुछ खाने के लिए दे दो। फकीर बाबा की हालत बहुत खराब है। उनके कपड़े फटे हुए हैं और पैरों में चप्पल भी नहीं है। अरे भिखारी बुड्ढे, यहाँ अंदर कैसे घुस गया तू? निकल जा यहाँ से। बेटा, ऐसा मत बोलो, मैं भूखा हूँ, मुझे खाना खिलाओगे तो पुण्य मिलेगा। अबे बुड्ढे, ये रेस्टोरेंट अमीरों के लिए है, तुम जैसे भिखारियों के लिए नहीं। चल निकल जा यहाँ से। रॉबर्ट फकीर बाबा को रेस्टोरेंट से बाहर निकाल देता है। फकीर बाबा पैदल चलते हुए पहाड़ी की तरफ जाते हैं, जहां शिव प्रसाद ढाबे के सामने बैठकर रो रहा है। कुछ खाने के लिए दे दो बेटा, बहुत दिनों से भूखा हूँ। बाबा, मेरे पास आपको खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। बेटा, मैं तो एक भूखा साधु हूँ, प्यार से बासी खाना भी खिलाओगे तो वो भी खा लूंगा। मेरा सारा खाना खराब हो चुका है, ये देखिए, खाना बनाने का सामान भी नीचे जमीन पर बिखरा हुआ है।
फकीर बाबा देखते हैं कि ढाबे के अंदर का रखा हुआ सारा राशन जमीन पर चारों तरफ बिखरा पड़ा है। बेटा, अगर तुम चाहो तो इसे ही बटोर कर इस फकीर का पेट भर सकते हो। ठीक है बाबा। शिव प्रसाद जमीन पर बिखरा हुआ राशन समेटता है। वो फकीर बाबा को खाना खिलाता है, जिससे फकीर बाबा की भूख मिट जाती है। तुमने एक भूखे फकीर को खाना खिलाया है, उसकी भूख मिटाई है। ईश्वर तुम्हारे सारे दुख दर्द मिटा देगा। फकीर बाबा की दुआ पूरी होने पर ढाबे के चारों तरफ एक बहुत बड़ा इंद्रधनुष बन जाता है। ईश्वर तो मुझसे नाराज है बाबा। देखिए ना, मेरे ढाबे का क्या हाल हो गया है। शिव प्रसाद पीछे अपने ढाबे की तरफ देखता है तो वो चौंक जाता है, क्योंकि ढाबा पूरी तरह से इंद्रधनुष से ढक गया है और बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा है। ये तो चमत्कार हो गया। लगता है ईश्वर तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। पर ये इंद्रधनुष तो कुछ ही समय में गायब हो जाएगा। क्या श्रीखंड भगवान इस जगह से गायब हो गए हैं? नहीं, वो हमेशा से यही हैं और हमेशा यही रहेंगे। अगर श्रीखंड भगवान हमेशा यही रहेंगे तो उनका आशीर्वाद और ये इंद्रधनुष भी तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। इतना कहकर फकीर बाबा यहाँ से जाने लगते हैं। शिव प्रसाद उन्हें जाते हुए देखता है। जब वे शिव प्रसाद की आंखों से ओझल हो जाते हैं तो शिव प्रसाद पीछे मुड़कर देखता है तो इंद्रधनुष अब और भी बड़ा हो गया है और अब उसका ढाबा इंद्रधनुष के ऊपर अच्छे से सज गया है। इंद्रधनुष ढाबे पर पहुंचने के लिए कुछ सीढ़ियां बन गई है। शिव प्रसाद उन सीढ़ियों से अपने ढाबे में जाता है और देखता है कि ढाबे की हालत पूरी तरह से बदल गई है। ढाबा अंदर से चमकदार हो गया है। हे श्रीखंड महाराज, आपकी जय हो। जैसे ही लोगों को इस इंद्रधनुष वाले ढाबे के बारे में पता चलता है, रॉबर्ट के सारे ग्राहक उसके रेस्टोरेंट का खाना छोड़कर इस ढाबे की तरफ चले आते हैं। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा। उसको फिर से सबक सिखाना पड़ेगा। रॉबर्ट जेसीबी मशीन लेकर ढाबा तोड़ने के लिए जाता है, पर जैसे ही उसकी मशीन पहाड़ी पर पहुंचती है, वो फिसलन के कारण पहाड़ी से नीचे गिर जाती है। ये क्या हो गया? इस तरह से तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। ग्राहक न आने की वजह से रॉबर्ट का रेस्टोरेंट बंद हो जाता है। रॉबर्ट की हालत देखकर शिव प्रसाद को उस पर दया आ जाती है और वह रॉबर्ट को अपने इंद्रधनुष ढाबे में काम पर रख लेता है। अब रॉबर्ट को भी अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए वो भी शिव प्रसाद से माफी मांगता है और मन लगाकर काम करके धीरे धीरे अपना कर्जा उतारने लगता है। इंद्रधनुष ढाबा पूरे श्रीखंड में फेमस हो जाता है